नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से एक्स रॉ अधिकारी एन के सूद साहब। सूद साहब सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत-बहुत पांडे जी आपका। सूद साहब चुनाव नतीजे आने के बाद जोड़-तोड़ का खेल भी शुरू हो चुका है और दिल्ली में आज एनडीए की और इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। मतलब अभी वो हो रही है या हो चुकी होगी, जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो ये खबर है, इसके बाद डेवलपमेंट आगे होगी। तो देखा गया कि एक प्लेन आया विस्तारा एयरलाइंस का पटना से, उसमें आगे की सीट में नीतीश कुमार, पीछे की सीट में तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। चंद्रबाबू नायडू भी पहुंच चुके हैं, तो मेन रोल अदा करेंगे। एकनाथ शिंदे, इसके अलावा संजय राउत, इस जो कि इंडिया अलायंस के ही हैं, वो पहुंच चुके हैं। लेकिन सूद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस की बैठक के लिए संजय राउत आए हैं शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे नहीं आए। तो क्या उद्धव ठाकरे को अभी लग रहा है कि थोड़ा बहुत चांस है? उन्होंने कुछ सिग्नल भी भेजे थे शुभ चुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी के लिए। तो क्या ये दोनों जगह दो नाव में सवारी करना चाहते हैं कि कहीं भी अगर जगह मिल जाए वहां फिट हो जाए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ इंडिकेशंस आ रही थी कि वो शायद दोबारा एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और देखिए, मेन बात क्या है कि 5 साल के लिए पार्लियामेंट बन गया और चांसेस ये हैं कि बीजेपी इस टाइम पे एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा सीटें 240 के करीब सीटें हैं उनकी। साथ में 240 आपका जेडीयू है नीतीश कुमार के, साथ में आपके नायडू हैं टीडीपी के, इनके पास अच्छी सीटें इनके पास, और इनका अलायंस इंटैक्ट है। जबकि कुछ इंडिया के लीडर कोशिश कर रहे हैं इस अलायंस को तोड़ने की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि कोई भी इस टाइम पे आदमी पार्टी शिफ्ट नहीं करेगा जब तक कि कोई वैलिड रीजन हो। आप किसी को हम तेरे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, कुछ करा देंगे, उसको पता कि 6 महीने सरकार चलेगी, फिर गिर जाएगी, फिर या तो पोस्ट से हटा देंगे। तो इस टाइम पे एनडीए के साथ जो लड़ा है वो एनडीए के साथ है, और एनडीए की मेजोरिटी है, तो एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और पीएम मोदी ने आज अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया प्रेसिडेंट को, और ये है कि 8 जून को पीएम मोदी शपथ लेंगे एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। थर्ड टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। जरूर एनडीए को एक सेटबैक लगा, मोदी को सेटबैक लगा, लेकिन जब मोदी जैसा आदमी ने बहुत झेला हुआ है वो नहीं घबराया, तो हम क्यों घबराएं? क्योंकि कई लोग बड़े घबराए हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मोदी ने देश के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया, 24 घंटे दिन में काम किया, देश को एक ऊंचाई पे ले गए। पाकिस्तान को इन्होंने पछाड़ के रख दिया है, वहां पे भीख मांग रहा है पाकिस्तान। चाइना को भी इन्होंने बैकफुट पे डाल दिया, और सी के अंदर जो चाइना इंडिया को तंग कर रहा था उस पर भी इन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया चाइना पे। जैसे लोग जी जी जी, ठीक है, बोलते रहिए। हाँ, देखिए, बाकी आदमी जो कुछ लोकतंत्र को और संविधान को, जी जी, बोलिए बोलिए। जिन लोगों से खतरा है उनके साथ जाएंगे। ये खैर ये तो बेसिकली संविधान करते रहते हैं। जो देश को जो खतरा है, छोड़ दीजिए, जो देश को खतरा है वो है इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस एंटी नेशनल है, इंडिया अलायंस देश को तोड़ना चाहता है। इंडिया अलायंस अगर आ जाता है तो देश को बर्बाद कर देगा। कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया था और मोदी एक हाइट पे ले जाए देश को। ये कुछ भी कहते रहे, संजय राउत कुछ भी कहते रहे, इनकी कोई समझ की बात तो करते नहीं, अकल की बात तो करते नहीं। और एक ये जेल में गए हुए थे, इनकी आवाज बंद कर दिएगा तो लोकतंत्र को और संविधान को इसको आवाज बंद करेंगे तभी पांडे जी मैं बोल पाऊंगा। जी, बंद हो गई सर आवाज, मैंने हटा दिया। तो ये बेसिकली ये खतरा इस देश को इनसे है। यहाँ पे जब बैठे थे उद्धव ठाकरे की जब गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, 20 और लोगों का मर्डर हुआ। यहाँ पे जो उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड था पूरा एक्टिव हो गया था, इनकी वजह से एक्टिव हो गया था। और ये जो अलायंस था कांग्रेस का, शरद पवार का और यहाँ पे उद्धव ठाकरे का, इन्होंने बॉलीवुड के अंदर पूरी घुसपैठ कर ली थी अंडरवर्ल्ड की। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कभी बोलेंगे क्या है? देश को खतरा इनसे था और देश मजबूत बना। फडणवीस ने वैसे भी कह दिया कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं जो कुछ भी वहां पे हुआ। एक्चुअली फडणवीस की बात नहीं है, मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग कुछ नाराज भी थे बीजेपी से। उन्होंने कहा फडणवीस इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, उनको क्यों गद्दी से हटा दिया गया। और अब मुझे लगता है कि फडणवीस को दोबारा गद्दी बिठा दिया जाएगा, क्योंकि जिस स्टेट के अंदर नुकसान हुआ है वहां के चीफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा, स्पेशली आपके राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो वहां पे सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। और दूसरा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे,
इनको हटा करके वहां पे फडणवीस को बिठाया जाएगा और देखते हैं किसको बिठाते हैं राजस्थान के अंदर। इन 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा और तीसरा जो सीएम जिसको हटाने की बात चल रही है वो है हरियाणा का, क्योंकि वहां पे हरियाणा के पुराने चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सके और जो नए चीफ मिनिस्टर वो भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सके। और देखिए यूपी के अंदर जो मैंने कहा इशू हुआ है वो बेसिक इशू है कि जो गलती की है नड्डा ने या उनके एडवाइजर्स ने कि यूपी के अंदर इन्होंने मायावती को इग्नोर कर दिया। अगर मायावती को, ये सिर्फ इसी में लगे रहे कि मायावती अखिलेश साथ थे पिछली बार और तब भी वो सीटें नहीं जीते, लेकिन अगर ये मायावती को साथ लाते जो ये इशू उठा दिया था इंडिया अलायंस ने, जिन्होंने यहाँ पे गड़बड़ी करने की कोशिश की, झगड़ा करने की कोशिश की कि यहाँ पे रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी वजह से जो शेड्यूल कास्ट है वो हट गए। और फिर वहां पे यूपी के अंदर एक और प्रॉब्लम थी, ये कहा जाता है राजपूत जो 10% है वो नाराज थे कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, तो जो सीट सिलेक्शन का काम है उसमें गड़बड़ी की गई। और दूसरी बात है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, उनको मुसलमान कंट्रोल कर लें उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए कि उनके आदमी को बिठाया जाए एज एमपी। देखिए कितनी छोटी सोच है, मतलब यहाँ पे मुसलमान कब्जा कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। और यही प्रॉब्लम इंडिया अलायंस की है, वो चाहते हैं कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दी जाए, मुसलमानों को यहाँ पे नंबर 1 का माना जाए और जो मेजॉरिटी के हिंदुओं की जो जायदाद है उसकी जायदाद को मुसलमानों को बांट दिया जाए। ये इनकी सोच है और जो लोग इनकी बात नहीं समझते, आप क्या सोचेंगे क्या करेंगे देश के लिए? कोई बात नहीं, लोग ना समझें तभी तो हमारा देश इतनी साल में तो गुलाम के अंदर है, गुलामी रही यहाँ पे। पहले यहाँ पे मुगल आ गए, मुगल से पहले यहाँ पे इन्वेडर्स आ गए थे और मुगल के बाद यहाँ पे अंग्रेज आ गए इंडिया को रूल करने के लिए। ऐसे लोगों की वजह से जो राजपूत हैं वो कहते हैं कि वो देश के लड़ते हैं, बड़े लड़ाई वाले हैं, बड़े स्वाभिमान लोग हैं, उनको सीट चाहिए, सीट नहीं दोगे तो वोट नहीं देंगे। और जो शेड्यूल कास्ट बैठे हैं जिनको यहाँ पे 10 साल के बाद यहाँ पे रिजर्वेशन खत्म करनी चाहिए थी, 75 साल तक यहाँ पे रिजर्वेशन चल रही है, फिर भी उनका पेट नहीं भरा और फिर रिजर्वेशन के इशू के ऊपर कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे पीएम मोदी को, कोई इनको बहका दे तब वोट नहीं देंगे। और देखिए पीएम मोदी ने सबको बांटा, सबको दिया, सबके घर बनाए और बहुत सी जगह जहां मुस्लिम के घर बनाए, एक ऐसी जगह है जहां पे 200 के करीब मुस्लिम के घर थे और सबके वहां पे घर बने, एक भी वोट बीजेपी को नहीं गई। तो पीएम मोदी को पॉलिसी को सोचना पड़ेगा। रामपुर की बात कर रहे हैं सर आप, रामपुर की बात, शायद रामपुर की बात है। तो पीएम मोदी को सोचना पड़ेगा, तो पीएम मोदी को सोचना पड़ेगा कि हम क्या इस टाइप की पॉलिसी बनाएं। इसके बजाय अगर वो पैसा खर्चा किया होता देश की प्रोग्रेस के लिए तो ज्यादा अच्छा होता, अफसोस भी ना होता। तो पीएम मोदी को अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको सोच देनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा बन के आपको कुछ नहीं मिलता, आप अच्छे बनिए, देश के लिए सोचिए, लेकिन अगर यहाँ पे मुसलमानों के लिए सोचेंगे, मुसलमानों को एक पैरिटी देंगे हिंदुओं के साथ, तो मुसलमान तो आपके साथ ही खड़े होंगे। यहाँ पे दिल्ली के अंदर केजरीवाल क्यों चल रहा था? क्योंकि मुसलमानों के जो इमाम थे उनको सैलरी दे रहा था, मस्जिदों को पैसे दे रहा था, 100 करोड़ मस्जिद को हर एक साल पैसे दिए जाते थे, हर एक इमाम को 25,000 की सैलरी दी जाती थी और जो उसका नंबर 2 था उसको 20,000 की सैलरी। तो यहाँ पे पीएम मोदी को सोचना पड़ेगा कि क्या हम मुस्लिम का भला करने को बैठे? कोई भी चीज ठीक है, हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते, लेकिन पीएम मोदी को स्पेशली कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कुछ ऐसी चीज हो जिससे लोग खुश रहें, लोगों का भला हो। सिर्फ इनके घर बना करके देना, इससे मुसलमान वोट नहीं देगा। और साफ सी बात है कि अगर आप वोट नहीं दोगे जो आपको घर देता है तो किस चीज का फायदा देना उसको? सूद साहब एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया इतना भव्य, ठीक है, अयोध्या में इतना बड़ा शानदार एयरपोर्ट बना दिया, दुनिया भर से वहां की कनेक्टिविटी होगी। अब आप देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है ना, सबका साथ सबका विकास, क्या इस देश की जनता डेवलपमेंट के मॉडल को चाहती है, या फिर वो भाई फ्री का राशन बांटते रहो और ठीक है हम वोट दे देंगे? तो फिर कैसे चलेगा? फिर डेवलपमेंट का बात करना बात ही बेकार है। देखिए बात यह है, डेवलपमेंट तो करनी है, देश को चलाना है, मोदी तो देश की सेवा करने आए। देखिए मोदी ने वहां पे अगर मंदिर बनाया, मैंने जैसे पहले कहा था कि वहां पे लोगों ने वोट क्यों नहीं दी, मंदिर बन गया, वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, लेकिन जो छोटे छोटे लोग थे, छोटे कारोबारी थे, उनको नहीं फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने जो जगह ले रखी थी, बड़े बड़े जमींदारों की जगह ले रखी थी, बड़े बड़े जो वहां पे पुजारी हैं उनकी जगह ले रखी थी, उनके बहुत यहाँ बड़े बड़े जगह है उनके पास, तो वो छोटा छोटा किराया लेके काम करते थे। लेकिन अब उनको 1-1 लाख रुपए दे दिया कि आप जाओ, क्योंकि आपको उसने कह दिया आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें चोरी हो रही हैं। तो वो नाराज थे,
वो मेन वोटर से वो नाराज हो गए कि हमारे लिए तो कुछ नहीं है, सब बड़े बड़े सब कुछ बांट के ले गए। तो कोई बात नहीं, एक झटका लगा है पीएम मोदी को, और मुझे लगता है कि पीएम मोदी इसके ऊपर विचार करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से हमें फ्यूचर में काम करना चाहिए। सिर्फ देश की डेवलपमेंट का इशू नहीं है, देश के अंदर लोगों का कैसे भला हो, कैसे लोग वोट दें, वो भी देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे जैसे जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को टिकटें बांटी गई हैं, उसके ऊपर इनको ये भी सोचना पड़ेगा कि कास्ट का इशू तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोगों को जो प्रायोरिटी है वो अपनी कास्ट की है, देश चाहे भाड़ में। किसी को रिलीजन की प्रायोरिटी है, देश चाहे भाड़ में। सूद साहब, कई इस तरह का मैंने देखा था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है उसको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। मतलब पैटर्न को नहीं, मतलब इस तरह का फैसला करना पड़ेगा सरकार को कि वोटिंग को मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। अगर आप वोट डालने नहीं जाते तो आपकी या तो इंक्रीमेंट नहीं होगी, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन रोक दिया जाएगा। इस तरह के जब तक सख्त फैसले नहीं करेंगे, या आपका सिम जो है छीन लिया जाएगा मोबाइल का, इस तरह के कोई काम करने पड़ेंगे। देखिए डेमोक्रेसी में पांडे जी ऐसे नहीं चलता, ऐसे कर नहीं सकते। लेकिन देखो कुछ भी देखिए, गवर्नमेंट सोचेगी क्या करना है, कहाँ पे गलती की है, इस पे विचार तो करेगी, और विचार में कहाँ गलती हुई है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे ने पूरा नुकसान कर दिया, और ये भी कहा जाता है कि वसुंधरा राजे के जो कैंडिडेट्स थे जो उसने खड़े करने थे, उनको टिकटें नहीं दी, क्योंकि वसुंधरा राजे के से कुछ इनको एलर्जी है, या उसको पीएम मोदी से एलर्जी है। तो जो पिछला इलेक्शन था, जो यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो वसुंधरा राजे को टोटल इग्नोर किया गया था। एंड के टाइम में उसको लाया गया, और उसकी वहाँ पे पकड़ भी है सब कास्ट और सब चीज़ों के ऊपर। और कहते हैं कि अगर उसको जल्दी लाया जाता तो कांग्रेस को जो 70 सीटें मिली थी असेंबली के अंदर, वो भी ना मिलती, 40 के ऊपर अटक जाते। और यहाँ पे जो कैंपेनिंग की लोकसभा के लिए, यहाँ पे भी उसके कैंडिडेट्स का नाम काट दिया गया, जो उसके क्लोज थे उनका नाम काट दिया गया। अगर उनको यहाँ पे खड़ा किया जाता और वसुंधरा राजे को इन्वॉल्व किया जाता, तो पॉसिबिलिटी ये है कि राजस्थान के अंदर कम से कम इनको 10 ज़्यादा सीटें मिलती। ये भी एक बात है। और महाराष्ट्र के अंदर जो मेन नुकसान किया वो गडकरी ने किया। वो पहले पिछले बार भी 2018 के अंदर भी गडकरी पीएम बनना चाहता था, लेकिन उसको इन्होंने जब देखा कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रही तो वो हट गया। फिर वो कुछ गड़बड़ी कर रहा था, बहुत से इलेक्शन के अंदर गडकरी ने गड़बड़ी की है। और अगर इनको नुकसान हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, तो मेन जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो गडकरी। और देखिए आरएसएस का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र के अंदर है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जो यहाँ पे आरएसएस है वो किसी भी तरीके से नेशनलिस्ट नहीं है। आप इसको कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, ये हिंदुओं के लिए नहीं सोचती। जब यहाँ पे कोविड हुआ था तो आरएसएस वाले मुस्लिम अपीज कर रहे थे, मुस्लिम अपीजमेंट का काम कर रहे थे, उनको वो बांट रहे थे, दवाइयाँ बांट रहे थे, या उनको माउथ कवर के वो दे रहे थे। तो आरएसएस किसी भी तरीके से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे मैं एक आरएसएस की मीटिंग अटेंड कर रहा था, कोई ग्रुप था आरएसएस का, उसके अंदर कुछ लोग आए थे, तो एक कहता है कि जी यहाँ पे तुमने राम मंदिर बना दिया, अब हमें राम राज्य चलाना होगा। चलो यहाँ पे तुम केजरीवाल के होते हुए या अखिलेश यादव के होते या राहुल गांधी के होते हुए राम राज्य करोगे, गले काट देंगे तुम्हारे। मतलब इनकी सोच ही नहीं है, थिंकिंग ही नहीं है। बुढ़े बुढ़े आदमी बैठे हैं आरएसएस के अंदर, वहाँ पे कोई ऐसा आदमी था किसी की टांग नहीं चलती, किसी का पैर नहीं चलता, कोई लाठी लेके आया, किसी को सुनता नहीं है, किसी की एक आंख है, कोई जवान तो आदमी बैठा नहीं हुआ था। तो आरएसएस मुझे लगता है कि टोटली इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, और सिर्फ ये नुकसान कर सकती है। लेकिन सर कुछ भी कहिए ना, आरएसएस, एक बात जरूर है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में बेटे और बेटी का जैसा रिश्ता तो है, ये बात सही है। नहीं, इनको मदद की जरूरत तो पड़ती है, हर चुनाव में कैंपेन करते हैं। पांडे साहब रहने दीजिएगा, आपको बड़ी गलतफहमी है, आप इनसाइडर नहीं है, आप आउटसाइडर हैं। मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, ये एक बार नहीं 10 बार धोखा दे चुके हैं। कोई बेटा बेटी नहीं है, ठीक है, पुराने आरएसएस का वर्कर थे। इसी इशू पे हम चलते रहेंगे कि वो बेटा है वो बेटी है, जैसे हम कहते थे रोटी और बेटी का सवाल है नेपाल के साथ, क्या चला? नहीं चलता। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली प्रोफेशनल लोग हैं आरएसएस के, पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से और अपने ऐश करते हैं। पहले साइकिल पे चला करते थे, आज ये मर्सिडीज में चलते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पीएम मोदी पहले इनके आरएसएस के वर्कर हुआ करते थे, अमित शाह इनके वर्कर हुआ करते थे, लेकिन आज वो बात नहीं रह गई है। आज आरएसएस की रेलेवेंस खत्म होती जा रही है, क्योंकि धोखाबाजी करते हैं बीजेपी के साथ। जैसे मैंने पहले कहा कि जब वाजपेयी थे तब भी उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया, और जब यहाँ पे मोदी आए हैं तब भी इन्होंने धोखा दिया। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन के अंदर धोखा दिया है, महाराष्ट्र के अंदर धोखा दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर धोखा दिया है, गुजरात के अंदर धोखा दिया है।
ये धोखेबाज लोग हैं, ये कोई आप हिंदुओं की बात नहीं करते, आप इनसे बात कीजिएगा। कोई जैसे मैंने एक से कहा कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम कन्वर्ट होना चाहते हैं हिंदुइज्म के, कुछ आरएसएस के लोग थे, भाग गए वहां से, कहते हैं जी हम रिस्क नहीं लेंगे, तो भाड़ में जाओ तुम। आप गलतफहमी में मत रहिएगा, ये धोखेबाज लोग हैं, डबल रोग हैं, ये वो प्रोफेशनल लोग हो चुके हैं, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम चलाते हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए इनको ऑडिट करे, कहाँ से पैसा आता है, कौन देता है इनको पैसा, और इस गलतफहमी में आकर क्या मरे जाएंगे, जैसे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, मुसलमान के 10 बच्चे हो जाए हम कुछ नहीं हो सकते, उसी तरीके से आप आरएसएस की बात करते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं इनके कई मीटिंग से अटेंड कर चुका हूँ। हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था सर, जैसे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, आप कहते हैं आरएसएस ने काम नहीं किया, है ना? तो मध्य प्रदेश में आरएसएस का काम सर काफी अंदर तक है वैसे, और वहां क्या सफलता मिली है, और उत्तर प्रदेश में क्या हो गया सर? छत्तीसगढ़ में काम हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्या योगी जी को हरवाया गया जानबूझकर? देखिए पांडे साहब, ऐसा है, मैंने आपसे पहले कहा यूपी के अंदर जो गलती की है इन्होंने कि मायावती को इग्नोर किया। अगर मायावती के साथ अलायंस किया जाता तो कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आपका मध्य प्रदेश में काम हुआ, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी काम कर रहे थे, और जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे चौहान साहब वो भी काम कर रहे थे, लगे हुए थे। और ये भी पुराने आरएसएस के लोग हैं। मैं आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मोहन भागवत की बात कर रहा हूँ। इनका एटीट्यूड डबल स्टैंडर्ड है। नीचे के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो नीचे के लोग हैं या मिडिल लोग के कैडर हैं। और देखिए, बेसिकली जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो उनका चीफ मिनिस्टर है, उसने वहाँ के जो यहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के जो रूरल एरियाज के लोग हैं, उनके लिए बड़ा काम किया, वहां से उनको सपोर्ट आई है। आदिवासियों के लिए काम किया, तो आदिवासियों की सपोर्ट मिली है बीजेपी को छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ के सीएम की वजह से, इसीलिए उनको सीएम बनाया गया वहां का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर आरएसएस के लोग नहीं दिखे, कोई काम नहीं किया इन्होंने। नहीं तो आप 2019 के इलेक्शन के अंदर पार्कों के अंदर आरएसएस के लड़के घूम रहे थे, पर्चे बांट रहे थे। तो मैं इनके अंदर जाके घुस चुके देख चुका हूँ, मैं इनसे किसी भी इशू के ऊपर इम्प्रेस नहीं हूँ। मीटिंग करते हैं, आप इंदौर तिब्बत फाउंडेशन लगा रखी है, क्या करते हैं वहां पे? बात कर ली, लेक्चर दे दिए, लोगों को बिठा लिया, बुला लिया, ना तो कोई मीडिया की कवरेज ना कुछ है। क्या आप तिब्बत ले लोगे? क्या आप मानसरोवर पहुंच जाओगे? तिब्बत वाजपेयी ने चाइना को दे दिया कि इट इज पार्ट ऑफ चाइना, शायद 2001 में जब वाजपेयी वहां गए थे चाइना के अंदर। जब आप तिब्बत का इशू खत्म हो गया तो आपने किस लिए इंडो तिब्बत फाउंडेशन बना रखी है? कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया आपने? कोई वीडियो कवरेज किया कि आप यहाँ मीटिंग होल्ड करें, जैसे चाइना को भी प्रेशर डालें? सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, पैसा चार्ज किया जा रहा है, गवर्नमेंट से पैसा आ जाता है, फंड आ जाता है, किसी लोगों से पैसा फंड आ जाता है, आप यहाँ पे मीटिंग होल्ड करके चले जाते हो, ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया जाता। मैं मोहन भागवत के आने के बाद आरएसएस करप्ट हो चुकी है। अच्छा, एक बात और बताइए सर, कि अब जैसे ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी एनडीए के साथ, जिनका अलायंस पहले से ही था, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है मोदी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए? क्योंकि अभी तक तो स्वतंत्र रूप से चला रहे थे, नीतीश कुमार जैसे लोग मौजूद हो। देखिए, ऐसा है कि वो कह रहे थे कि यार सरकार तो हम ही बना रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम ही बना रहे हैं सरकार, एनडीए बना रहे हैं। वो पलटी राम है। देखिए, मोदी ने जब पहले गवर्नमेंट बनाई थी ना, तो मोदी डिसीजन खुद लेते थे, कई बार अपनी जो कैबिनेट है उसको डिसीजन नहीं बताते थे, चाहे बालाकोट की स्ट्राइक हो, चाहे बहुत सी चीजें हो। अब इनको अपनी कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो ये भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना हिस्सा मांगेंगे, अपने अपने फ्रेश मांगेंगे। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए, और साथ में वो कहते हैं कि मेरे को यहाँ पे स्पीकर की पोस्ट चाहिए। तो ब्लैकमेल तो करेंगे। और उसी तरीके से नीतीश कुमार क्या मांगते हैं? मेन मिनिस्ट्री तो किसी को मिलेंगी नहीं, कोई देगा नहीं, मोदी देंगे नहीं, लेकिन मोदी कमजोर हो जाते हैं। मोदी को जो पहले इनको हौसला था या सपोर्ट थी वो कम हो जाता है, तो मोदी उस टाइप के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यानी कि पाकिस्तान को जिस तरीके से डील करना था, पीओके लेने की बात थी, मुझे लगता है कि वो अब जो एजेंडा है ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। और उसी तरीके से और बहुत से इश्यूज हैं जिसपे पीएम मोदी को इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा या इनकी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पूरी मेजॉरिटी नहीं है। 240 सीटें, कोई ये नहीं है कि 2-4 सीटें कम है, 32 सीटें कम है पूरी मेजॉरिटी से बीजेपी की। अगर बीजेपी पूरी मेजॉरिटी में होती तो बात अलग थी। और वैसे भी ये देख चुके हैं नीतीश कुमार को, कई बार आए कई बार गए, तो आज अभी जरूर चुप हैं, कुछ दिन के बाद अपना रंग बदलना शुरू कर देंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। इसी तरीके से आप कुछ नहीं कह सकते कि आपसे किस तरीके से आपसे टीडीपी के चीफ
वो डील करेंगे। और जो टीडीपी के चीफ हैं, ये जो इनकी पार्टी है टीडीपी, ये इनके ससुर की पार्टी थी एनटी रामाराव की, और इन्होंने उनको धोखा देकर के ये पार्टी बनाई थी। उनके जमीन के नीचे से, पैर के नीचे जमीन खींच ली थी। और अब जरूर ये देख चुके हैं, क्योंकि एक तरीके से खुश हैं बीजेपी से, क्योंकि केसीआर की लड़की जो, और केसीआर ने तेलंगाना के अंदर इनकी बहुत सी जो जमीन थी उसको हथिया लिया था, इनके वहाँ पे जो फार्म हाउस थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद अब उनकी लड़की जेल में है, तो टीडीपी ये इसलिए खुश है कि बीजेपी ने केसीआर की जो लड़की है कविता को, उसको जेल में डाला है, इनका मतलब पूरा हो गया, तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे इस चक्कर में। लेकिन इनके पास, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि ये अपना फ्रेश तो मांगेंगे, हिस्सा तो मांगेंगे कि क्या चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की 240 से लेके 250 सीटें आ जाएंगी। हो सकता है कि जो शिवसेना है वो दोबारा से एक हो जाए और ये उद्धव ठाकरे दोबारा से बीजेपी अलायंस ज्वाइन कर ले एनडीए का, तो बीजेपी की पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग तो हो जाएगी। लेकिन वो बात नहीं है जो पीएम मोदी डिसीजन ले सकते थे अकेले, अब वो माइनॉरिटी के अंदर है, एनडीए पावर में है, लेकिन बीजेपी माइनॉरिटी में है, और बीजेपी इस तरीके से या पीएम मोदी इस तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो पहले लेते थे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, ये सुना जा रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ मध्य प्रदेश में बड़ा अच्छा काम किया, भले ही वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और जिसकी वजह से बड़ी सफलता मिली। अब सुन रहे हैं कि उनको जेपी नड्डा की जगह, क्योंकि जेपी नड्डा तो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उनको एक्सटेंशन मिला था, तो उनकी जगह अब उनको लाया जा सकता है। इसका फायदा ही होगा बीजेपी को अगर वो अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, बात ये आती है कि या तो उनको सेंट्रल मिनिस्ट्री में लाया जाएगा उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, या उनको पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया जाएगा ताकि बीजेपी को अच्छे तरीके से संभाल पाए। मध्य प्रदेश में उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर बड़ा अच्छा काम किया था, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन के अंदर भी अच्छा काम किया है, अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी कितनी कैपेबिलिटी है इस फील्ड के अंदर। देखिए, यहाँ पे नड्डा, मैं नहीं कहता कि नड्डा इनकैपेबल आदमी है, लेकिन नड्डा के 2-4 डिसीजन, या उनको ऊपर से प्रेशर होगा कि आप जो राजस्थान के अंदर जो यहाँ बैठे हैं विजय राजे सिंधिया, उसको टारगेट कीजिए, वसुंधरा राजे, या उसको टारगेट कीजिए, या उसको प्रॉपर बना दे, क्योंकि उनकी एक डिफरेंसेस चलते हैं मोदी और शाह से, उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसकी वजह से उन्होंने वहां ना किया हो। लेकिन जो उनकी मेन गलती मैं मानता हूँ, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, कई जगह के अंदर क्या प्रेशर था उनके ऊपर, यूपी के अंदर कुछ कैंडिडेट्स की गलत सिलेक्शन की गई, इन्होंने कास्ट के कैलकुलेशन नहीं देखी। दूसरी बात है कि इन्होंने अगर 5 सीटें, मैं पहले भी कह रहा हूँ, 5 सीटें अगर इन्होंने मायावती को दी होती तो यूपी के अंदर ये समीकरण ना चेंज होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, अब तो सरकार बनेगी। 8 जून को मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, तारीख भी तय कर दी गई है और उसके लिए हलचल भी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि मोदी जी सरकार चला पाते हैं, किस तरह से चला पाएंगे, क्या क्या कंप्रोमाइज उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो इंडिपेंडेंटली चला लेते हैं। नमस्कार सर, इस बातचीत के लिए। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।